तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। पिछले 15 दिनों से भाई लाइफ मेरी बहुत ही भयानक तरीके से रोलर कोस्टर बनी हुई है। तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि इस टाइम मैं कुर्सी पे तो बैठा हूँ, लेकिन दिमाग में मेरे पता नहीं कितनी हजारों बातें चल रही हैं। सबसे मेन पॉइंट कि ये वीडियो मैं इस वक्त क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी 3-4 दिनों पहले मेरे फादर का मेजर ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि उनका सबसे पहले प्रोस्टेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। प्रोस्टेट अगर किसी को नहीं पता हो तो सर्च करके देख लेना, मेल्स के अंदर होता है, जो कि एज के एक पड़ाव के गुजरने के बाद धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और ज्यादा अगर समय से इसको ऑपरेट नहीं करवाया गया तो वो कैंसर में बदल जाता है। खैर, इस परेशानी से मैं और पापा काफी टाइम से जूझ रहे थे, और पिछले 2 सालों से इसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। सोच रहे थे दवाइयों के थ्रू ठीक हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरे घर में और कोई तो है नहीं, मैं और मेरे पापा हैं, 2 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है। और ये घर जो तुम देख रहे हो, ये घर भी मेरा नहीं है एक्चुअली, ये मेरी बुआ का घर है। उन्होंने एक ऊपर फ्लोर बनवाया था, उसमें हम रहते हैं। साथ में मेरे पापा को प्रोस्टेट के साथ हर्निया भी है, और हर्निया तो एक बेसिक चीज होती है, वो किसी को भी हो सकती है, एज रिलेटेड नहीं है, किसी को भी कम उम्र में भी हो सकती है, लेकिन उसका भी मेजर ऑपरेशन ही होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पापा की रिपोर्ट्स चेक करवाई थी, और चेक करवाने के बाद उनका प्रोस्टेट जो था वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद भाई साहब मेरी फट गई बुरी तरीके से। और उस टाइम ही मैंने ठान लिया था कि अब मेरे को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद अगर लेट हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, कुछ भी आगे चल के हो सकता है। और अगर आगे चल के इन केस कुछ गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार और कोई मुझे तो नहीं ठहराएगा, लेकिन मैं अपने आप को खुद ठहराऊंगा। तो फिर जब घर आए, बुआ जी ने कहा कि पैसे की चिंता तुम मत करो, हम करवा देंगे ऑपरेशन। और हमारा भी छोटा भाई है, अगर तुम्हें ना पता हो तो मेरी बुआ की भी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, मतलब 75 प्लस है, और मेरे पापा की एज भी 66 हो रही है, क्योंकि मैं काफी लेट पैदा हुआ था, और मेरी सिस्टर्स की ही एज करीब 36-37 के आसपास हो रही है, और मैं इस साल 23 का होने वाला हूँ। फिर जैसे ही ये सब चीजें डायग्नोज हुई, उसके बाद तुरंत मैं इनको दिल्ली लेके भागा। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मैं मेरठ में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं। उनकी जानकारी में एक अच्छे डॉक्टर थे, जिन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे, काम बड़ा है लेकिन काफी सारे डॉक्टर्स के साथ मिलके हम अच्छे से कर देंगे। और भगवान की सीधी नजर की वजह से सब चीजें सही हो गई, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और पहले दिन पापा को एडमिट किया था और दूसरे दिन डिस्चार्ज भी कर दिया। अब 1 महीने बाद पापा का एक लास्ट ऑपरेशन और होना है, उसके बाद सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन वही है ना भाई, माइंडसेट जो होता है इंसान का, वो अचानक से जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तो चेंज हो जाता है अचानक से। मतलब जो आप पेस से, जिस पेस से आप काम कर रहे हो, उस पेस से आप काम भी नहीं कर पाते। चीजें उस हिसाब से जैसे आप कर रहे थे वो चीजें नहीं हो पाती हैं, और उनको दोबारा से उसी तरीके से ढालने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। तो यही फेज है, इस फेज से इस टाइम मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली में मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी, और आप में से मेरे एक प्यारे भाई विशेष भाई भी आए, जो कि पूरे टाइम मेरे पापा के ऑपरेशन के टाइम भी और ऑपरेशन के बाद भी रात के 11:30 बजे तक हॉस्पिटल में रहे, और खाना वाना भी उनके घर से ही आया। साथ ही साथ डिस्चार्ज वाले दिन मेरे 2 भाई और आए, जो कि 4 साल से मेरी वीडियोस देख रहे थे। उन्होंने भी विशेष भाई के साथ मिलकर मेरी बहुत ज्यादा मदद की। पापा के लिए एनर्जी ड्रिंक्स जैसे नारियल पानी और बहुत सारी चीजें, खाना वगैरह लेके आए। जितना मेरे रिलेटिव्स, मेरे ब्लड रिलेशंस मेरी हेल्प नहीं कर पाया, उससे भी कहीं ज्यादा मेरे भाइयों ने मेरी हेल्प करी, जो कि मैंने यूट्यूब के थ्रू कमाए थे। और यही डिफरेंस है शायद बाकियों की ऑडियंस में और मेरी ऑडियंस में। भले ही मेरी ऑडियंस आज के समय पे इतनी ज्यादा कम है, बहुत कम लोग मुझे देखते हैं, लेकिन जितने भी देखते हैं भाई साहब, अगर 40 लोग भी मुझे अलग अलग शहरों से देखते हैं, तो मेरे हिसाब से भाई वो लोग मुझसे इतने ज्यादा कनेक्टेड है, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, जितने सालों से मुझे देख रहे हैं, वो 4 लाख की ताकत रखते हैं। और शायद ही पूरे YouTube कम्युनिटी में कोई ऐसा होगा जो कि इतना आगे बढ़ के, इतना ज्यादा पर्सनल लेवल पे, इवन फाइनेंशियल लेवल पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। और इसीलिए सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने सिनेरियो पे आऊंगा। थैंक यू प्रियांश, किरण, साक्षी, वरुण, दिनेश, ऋतिक, आकाशप्रीत, दिव्यजीत, उमेश मखलोगा भाई, राजयादव बॉस, G73, यश पवार, इट्स जिज, रोहन खंडेलवाल, आयुष, शिवनंदन कुमार, इवन UPI डोनेशंस भी आप लोगों ने दिए। पितौय दे, थैंक यू सो मच ब्रो। रेहान, अक्षय, परमानंद, अरविंद, मयंक, अंकित, प्रशांत, राहुल, दीपा, अंशु, विश्वजीत, थैंक यू सो मच गाइज, मेरे बुरे समय में मेरा इतना ज्यादा साथ देने के लिए। मैंने कभी भी इतने टाइम तक एक्सपेक्ट नहीं किया था, लिटरली मैंने अभी तक भी जितना सिनेरियो हो रहा था, अभी तक भी मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा लेवल पे मेरी हेल्प हो जाएगी। शुक्रिया यार। एक्चुअली पिछले साल 2022 में ही मैंने बहुत सारी चीजें झेलनी स्टार्ट कर दी थी, और यूट्यूब से भी मेरा एक्चुअली नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो मेरे को पहले से देखते हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि मैं यूट्यूब कुछ टाइम के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए छोड़ के चला गया था। वो मैं कहाँ गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो सबसे पहले मैं जॉब करने गया था, जो कि मैं 1 हफ्ते में छोड़ के आ गया था। उसके बाद मैं फिर से यूट्यूब पे काम करने लग गया था, लेकिन आने वाले टाइम में सिचुएशंस इतनी ज्यादा खराब होने लग गई, व्यूज मेरे इतने ज्यादा डाउन हो गए, चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ने लग गई कि मुझे यूट्यूब को भी क्विट करना पड़ा। और मैं क्विट करके उस टाइम फेसबुक पे चला गया। फेसबुक पे एक बंदा मेरे वीडियोस देखा करता था, उस बंदे ने मेरे को फेसबुक पे बुलाया, और उसने मेरे को ये कहा, फेसबुक पे वीडियोस बनाओगे तो आप लिटरली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, और जैसे कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होता है, ऐसे ही फेसबुक पे मोनेटाइजेशन होता है। वहां मैंने मेहनत
जबकि आज भी मेरे 2 पेजेस हैं, एक 2.5 लाख का पेज है और एक मैंने नया पेज 1-1.5 महीने पहले बनाया है, वो 20,000 का पेज है। दोनों के दोनों पेज मोनेटाइज थे, लेकिन फेसबुक पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाती हैं। इस चक्कर में कई बार आपका जो पेज का मोनेटाइजेशन होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन आपको यूट्यूब से ज्यादा ही फेसबुक दे देता है। लिटरली मैं अब आप लोगों से क्या छुपाना, मैंने लिटरली $1,000 फेसबुक से कमाए 1 महीने के अंदर, कभी कम कभी ज्यादा, जिससे कि मेरा खर्चा वगैरह अच्छा खासा तो चल ही जाता था और साथ ही साथ मैं अपने घर के लिए भी सेव कर पा रहा था। लेकिन बार बार फेसबुक पे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कभी कुछ हो जाता है, इसलिए लोग वहाँ पे एक पेज पे काम नहीं करते। मैं लिटरली दिन की 3 वीडियोस बनाता था, वो भी 3-3 मिनट लंबे, और ऐसे करते करते मैंने पिछले 1-1.5 साल में 1000 से भी ज्यादा वीडियोस बना दिए होंगे। आज भी मैं फेसबुक पे रेगुलर वीडियोस डालता हूँ, लेकिन उसमें से एक मेरा 2.5 लाख वाला पेज जो है वो डिमोनेटाइज हो चुका था, जिससे मैंने अच्छी खासी अर्निंग करी थी। अब दूसरा पेज मैंने बनाया है, उससे मैं कर रहा हूँ, मैं हार नहीं माना हूँ। साथ ही साथ जब मैं ये सब कर रहा था, इन सब चीजों से, हालातों से गुजर रहा था, तब मुझे सबसे पहले तुम लोगों की याद आई कि तुम लोगों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ यार, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की, हद से ज्यादा, जितना ज्यादा लोगों एक दूसरे तक शेयर कर सकते थे वो कोशिश की, अपने दोस्तों तक भी शेयर किया, इवन दोस्तों के दोस्त लोग भी मेरे वीडियोस देखने लग गए थे। तो मैं ऐसी रियल और इतनी जुड़ी हुई ऑडियंस को कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं यार, कभी नहीं। मैं दोबारा यूट्यूब पे आया, दोबारा से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए और अभी मैं फिर से रेगुलर हो गया, सिर्फ तुम लोगों के लिए। काफी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि भाई मैं जॉब करके आता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे साथ गुजरती रहती हैं, उसके बावजूद भी मैं जब शाम को आता हूँ तो हफ्ते में एक तेरा वीडियो आ जाया करता था, तो उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था और कुछ टाइम तक मैं इन चीजों को भूल जाता था। जब मैंने ये बात सुनी तो उसके बाद मेरा दिमाग खिसक गया, लिटरली खिसक गया। फिर मैंने सोचा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ यार। अब जब ये सारा का सारा सिनेरियो चल ही रहा था तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कहने लगे कि भाई शादी कर ले। भाई मैं कर तो लूं, लेकिन कोई लड़की करेगी मुझसे शादी? ना अपना घर है, ना कोई सेटलमेंट है, सबको सिक्योरिटी चाहिए होती है भाई, जो कि सही बात भी है। हर लड़की की शादी के बाद अपने सपने होते हैं और उन सपनों को तोड़ने वाला आखिर मैं कौन होता हूँ? मुझे कोई हक नहीं है। खैर ये सब तो तभी होगा जब मैं पूरी तरीके से सेटल हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे को किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं है। अपने फादर को सिंगल हैंडेडली सपोर्ट आज तक करता ही आया हूँ, घर संभालता ही आया हूँ, आगे भी संभाल लूंगा। हाँ होता है कभी कभार, बहुत सारे मेंटल प्रेशर्स होते हैं, अकेले बैठे बैठे ओवर थिंकिंग भी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फेस तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही 10, 15, 20 किलोमीटर की रफ्तार से ही चीजों को बेहतर बनाना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जिस पेज से इस चैनल को उठना चाहिए उस पेज से ये चैनल नहीं उठ रहा है। दिक्कत ये नहीं है कि मेरे वीडियोस चल रहे हैं, उन पे ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं, दिक्कत ये है कि अब मैं इस चैनल को यहाँ से आगे कैसे लेके जाऊंगा। लगभग 2 लाख व्यूज वाले चैनल पे एवरेज 1 लाख व्यूज कैसे लेके आऊंगा? तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डिस्कस करने के लिए तुम लोगों से कि इस चीज को यहाँ से अपने कंटेंट को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, जो कि क्योंकि जिस टाइप के मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ उन वीडियोस को यूट्यूब बिल्कुल ढंग से प्रमोट नहीं कर रहा, ना तो उन वीडियोस को पुश कर रहा है। शायद ये वीडियोस आज से 2-3 साल पहले अच्छे परफॉर्म कर जाते और वाकई में करते भी थे, लेकिन आज के टाइम नहीं करते। तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है, जैसे कि तुम लोगों ने कुछ क्रिएटर्स को देखा होगा जो कि कुछ भी सीन पे या फिर कोई भी ऐसे डार्क जो थोड़े सेंसिटिव जॉनरा में वीडियोस बनाते हैं, उनके व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं। उन सब टॉपिक्स को मिला के मैं अपने तरीके से, अपने यूनिक वे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं तो कैसा लगेगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी नीट का स्कैम हुआ, या फिर और भी बहुत सारी चीजें देश में छोटी मोटी चलती रहती हैं। दूसरा कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें थोड़ा सा थीम तो डार्क रहे, बैटमैन वाली, लेकिन कॉमेडी बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। जैसे कि मैंने एक टॉपिक नया एक्सपेरिमेंट किया था, राइज ऑफ इंस्टाग्राम एआई गर्ल्स इन इंडिया। इस पे शायद ही किसी बंदे ने वीडियो बनाया था और अभी भी नहीं बनाया है। उसमें तुमको मजा भी आया था, प्लस थोड़ा सा मैंने कॉमेडी फैक्टर ज्यादा रखा था, डार्क फैक्टर को हटा के। तो उस फैक्टर को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और कॉमेडी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूंगा, रखूंगा ऐसा नहीं है, जो कि पहले तुम्हें मिलता था वही मिलेगा। बाकी तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या क्या सही रहेगा। हार नहीं मानेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे, जैसे तैसे इस चैनल को खड़ा कर ही लेंगे। बाकी कुछ लोग मुझसे न्यू चैनल बनाने की भी बात कर रहे थे, तो न्यू चैनल को आज के टाइम पे उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई, इसलिए इसी डेड चैनल को रिवाइव करना है, जितना रिवाइवल हो सकता है उतना करना है, ताकि धीरे धीरे चीजें बदलती जाएं और थोड़ा थोड़ा मुझे समय के साथ भी वेरिएशन लाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है भाई। इसलिए मैंने गालियां भी हद से ज्यादा कम कर दी हैं। मैंने क्या, इवन एशिया के सबसे बिगेस्ट यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने भी कम कर दी हैं, और अगर वो ना भी करे तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी जो भी चेंजेस आने वाले टाइम पे चैनल पे आएंगे उनको प्लीज समय के साथ रहते एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है और मुझे इस तरीके से अगर मैं चलता रहा तो मैं शायद कहीं भी ना पहुंचूं, ऐसे ही सेम सिचुएशन में रह जाऊंगा फंस के हमेशा। लास्ट में यही कहना चाहूंगा सबको, लव यू गाइस, आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।